नमस्कार जय हिंद साथियों। आज की जो खबर है बहुत ही गंभीर खबर है, बहुत ही चिंतनीय खबर है। खबर ये है कि ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया है। ये बहुत दिनों से कयास लगाया जा रहा था कहीं ईरान अटैक न कर दे। इस घटना को देखते हुए पूरी दुनिया कहने की चिंतित है और आज हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि इस अटैक के पीछे क्या वजह है, ईरान ने आखिर इजराइल पर क्यों हमला किया है, अब वो आगे की क्या रणनीति हो सकती है, पूरी जो वैश्विक समुदाय है वो इसको लेकर क्या सोचता है, इस पूरे मुद्दे पर हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं। तो देखो, खबर ये है कि सुबह ही तड़के ही जब हम तुम लोग सभी सो रहे थे उस समय ईरान ने इजराइल पर लगभग 200 मिसाइलें दागी। 200 मिसाइलों से हमला किया। इजराइल का आयरन डोम जो है कहीं ना कहीं पूरा चारों ओर सायरन बज रहा था, चारों ओर जो है एकदम त्राही त्राही सी लोगों को भगदड़ कहीं की मच गई, ठीक है ना। तो इस वजह से ईरान ने जो है पूरा 200 मिसाइलें एकदम दागी। तो अब प्रश्न उठता है कि ये मिसाइलें जो दागी गई, ईरान ने सुबह सुबह ही क्यों हमला किया और इस हमले के पीछे इतिहास में ऐसी क्या दिक्कतें थी, पिछले क्या घटना घटित हुई। तो देखो, घटना पहले क्या घटित हुई, घटना मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि घटना ये घटित हुई कि ईरान की एम्बेसी पर इजराइल ने कुछ 1 अप्रैल को हमला किया था। ईरान की ये एम्बेसी है, 1 अप्रैल को यहाँ सीरिया में ईरान की एम्बेसी थी। इजराइल ने एकदम इस एम्बेसी पर अटैक कर दिया। तो प्रश्न उठता है कि आखिर इस एम्बेसी पर हमला क्यों किया और इस एम्बेसी में चल क्या रहा था। तो देखो, ये जो सीरिया पूरा आपको देश दिख रहा है, ये मान लीजिए कि ईरान का बड़ा भाई है, छोटा भाई कह सकते हो। ईरान बड़ा भाई हो गया, सीरिया जो है ईरान का छोटा भाई है। तो सीरिया ने पूरी खुली छूट दे रखी है ईरान को कि आप जो चाहो कर सकते हो। आपको यहाँ आने की ना वीज़ा की आवश्यकता है और ना ही आपको कोई खास परमिट की आवश्यकता है। तुम चाहो तो यहाँ कोई भी गुप्त सभा कर सकते हो, गुप्त संगठन बना सकते हो, एनीवे तुम कुछ भी कर सकते हो। ये पूरा जो मुद्दा है, पूरा जो मिडिल ईस्ट में जो भी कुछ चलता है, ये धार्मिक मुद्दा है। धार्मिक मुद्दा क्यों है? आपको पता है कि ये जो ईरान है ये एक शिया बहुल क्षेत्र है, शिया मुस्लिम क्षेत्र है। और ये आपको दिख रहा है सऊदी अरेबिया, ये सुन्नी मुस्लिम क्षेत्र है, ठीक है ना। इन दोनों में जो आपस में लड़ाई झगड़ा चलता है वो यही है कि भाई मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, जो इस्लाम की जो बागडोर है मेरे हाथों में होनी चाहिए। ईरान कहीं ना कहीं इसको लेके सोचता है और सऊदी अरेबिया अपने आप में सोचता है। और सऊदी अरेबिया का सोचने का मतलब यही है क्योंकि भाई मक्का मदीना कहने की सऊदी अरेबिया में, ठीक है ना। तो इस वजह से वो सोचता है कि भैया मैं ही जो है इस्लाम का गढ़ हूँ, मेरे ही सब कुछ है, ठीक है ना। तो ये पूरी जो जड़ है वो धार्मिक है। अब देखो, ये सीरिया में ईरान की एम्बेसी में ईरान के जो टॉप मोस्ट, जो हम कह सकते हैं अफसर, सरकार के आर्मी के टॉप मोस्ट अफसरों की बैठक चल रही थी। इजराइल ने अचक डुबक चुपके से इस पर एक बम डाल दिया और पूरा जो है तबाह कर दिया। इसमें 13 जो है लोगों की मौत हो गई, जिसमें टॉप 7 ईरानी आर्मी के अफसरों की मौत हो गई। अब जब मौत हो गई तो अब कोई भी सरकार हो, आपको सोचिए अगर पाकिस्तान हमारे एम्बेसी पर अटैक करते हैं तो क्या हम खामोश रहेंगे? नहीं होंगे ना। वैसे भी यूएनओ का जो चार्टर है, अनुच्छेद 51 यूएनओ का, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई भी देश किसी भी देश की एम्बेसी पर हमला करता है तो ये माना जाएगा कि उस देश की संप्रभुता पर, उस देश की जमीन पर अटैक किया है। तो ईरान ने भैया उस समय बोला कि भैया देख लेना, हम इसका बदला लेंगे, ये वायदा करती हैं, है ना। ये 1 अप्रैल को जैसे ही हमला हुआ, जैसे ही टॉप मोस्ट ऑफिसर मारे गए, तो ईरान ने बोल दिया खुल के कि भैया अब इजराइल हमसे नहीं बचेगा, बात खत्म, ठीक है ना। अब हुआ क्योंकि 1 अप्रैल की बात है ना, 1 अप्रैल के बाद जो है रोजा स्टार्ट हो गए, ठीक है। रोजा स्टार्ट हो गए तो इस्लाम में रोजा का अपना एक महत्व है, तो उस वजह से थोड़ा सा ये रुक गया। उसके बाद फिर और भी घटनाएं घटित हुई। घटना क्या घटित हुई, उसके एक रोज खबर आती है कि ईरान कभी भी अटैक कर सकता है इजराइल पर। जब ये खबर जो है पूरे इजराइल में फैलती है तो इजराइल के जो नागरिक हैं उनमें कहीं ना कहीं एक डर का भाव रहता है। चारों ओर जो है पूरी खाद्य सामग्री हो, पेट्रोल डीजल हो, इन सब का स्टोर कर लेते हैं इजरायली नागरिक, ठीक है ना। उसके बाद 12 तारीख को जो है एक एडवाइजरी जारी की जाती है अमेरिका के द्वारा। घटना कब की है? आज की तारीख है 14 तारीख है, ठीक है ना। ये 12 तारीख की बात है। 12 तारीख को बाकायदा अमेरिका एक एडवाइजरी जारी करता है अपने नागरिकों को कि भैया जो भी इजराइल में आप जा रहे हो या ऑलरेडी हो वहां से तत्काल निकल आइए, क्योंकि ईरान कभी भी हमला कर सकता है, ठीक है ना। और कल की जो घटना है, कल जो है, कल परसों की जो घटना है, इजराइल का एक जहाज, हालांकि हम डायरेक्ट इजराइल का जहाज नहीं बोल सकते, लेकिन उसमें कुछ इजरायली सामान था। 17 भारतीय उसमें ऑलरेडी उस शिप में जो थे। तो ईरान ने कहीं ना कहीं उसको अपने उसमें अंडर कर लिया, कैप्चर कर लिया।
तो ये घटना जो है लगातार जो है आती रही। सुबह जो है आज सुबह ईरान ने एकदम हमला कर दिया, जो है लगभग 200 मिसाइलें दागी गई। अब प्रश्न उठता है कि इस हमले से क्या तृतीय विश्व युद्ध होगा, अमेरिका का इसमें क्या इंटेंशन है, वो भी हम आपको बता दें। तो देखो, जैसे ही हमला हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का फोन आया बेंजामिन नेतन्याहू के पास, क्योंकि अभी आपको बताया कि अमेरिका में बेसिकली इलेक्शन चल रहे हैं। वो इलेक्शन की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं चाहता कि अमेरिका में जो इलेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं खलल पहुंचे और इसके खिलाफ जो है कोई माहौल बने, ठीक है ना। तो इस वजह से इन्होंने स्पष्ट कहा कि भैया देखो, अभी तुम जवाबी कार्रवाई मत करना, अभी तुम शांत रहना। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि भैया हम अपने स्तर पर देख लेंगे, आप अपना इलेक्शन देखिए, जो भी होगा हम आपको बता देंगे, जैसे जो भी चीज़ें होंगी हम आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मैं इसके बारे में जरा एक चीज़ दिखा दूँ कि इसमें चल क्या रहा है। पूरा जो युद्ध का जो माहौल है उसमें किस तरीके से खबरें आई और कैसे जो है अमेरिका में इसको लेके हाई लेवल की मीटिंग होती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो बाइडेन जो है अपने यहाँ बैठे हुए हैं, ये विदेश मंत्री हो गए उनके, और साथ में उनके जो NSA हैं ये बगल में बैठे हैं, इनसे बाकायदा हाई लेवल मीटिंग चल रही है। इसी प्रकार से थोड़ा सा इजराइल में अगर हम आपको दिखाएं हैं तो वहाँ क्या चल रहा है, वो ये पूरा अटैक इस तरीके से होता है, ठीक है ना। बाकायदा जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो है जब पत्रकारों से वार्तालाप करते हैं तो पत्रकार पूछते भैया आपने उनसे क्या कहा, PM से इजराइल के थे, तो उन्होंने कहा भैया हमने ये कहा है कि आप अभी युद्ध मत करें, ठीक है। लेकिन आपको बताया कि इजराइल भैया मानने वाला तो नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि इजराइल की जब हम पूरी फॉरेन पॉलिसी देखते हैं, इतिहास का बैकग्राउंड देखते हैं, तो जब जब किसी देश ने काउंटर अटैक किया है इजराइल पर तो जवाबी कार्रवाई पक्का करता है। तो ये लगता है कि ये युद्ध आगे खींचेगा। अगर इजराइल काउंटर अटैक करता है, माने चलिए इजराइल काउंटर अटैक करता है ईरान पर, तो अमेरिका को इस युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। अगर अमेरिका शामिल होता है तो ये मान लीजिए कि ये युद्ध बहुत बड़ा बनने वाला है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य से अगर बात करें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य से काफ़ी गहरे संकट आने वाले हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम आपको एक और जियोपॉलिटिकल चीज़ बता दें कि ये पूरा जो गुट है वो काम कैसे करता है। देखो, ये आपको ईरान दिख रहा है, यहाँ पर ईरान हो गया, अमेरिका देखो इस जगह पर है ना, ठीक है। अब अमेरिका क्या करता है कि इस पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना कब्जा जमाने के लिए या अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए इन देशों को आपस में बढ़ाता रहता है। आपस में ये टसल जो है कई सालों से चल रही है, इसकी यही पॉलिसी है इनकी, और तो कुछ है नहीं, यहाँ बैठे यही करते रहते हैं, ठीक है ना। तो देखो, ये सऊदी अरब जो है अपने पक्ष में, इजराइल ऑलरेडी है ही, जब भी इनको धोना है इन देशों को इजराइल को उकसाता रहता है, और जो भी जितने भी हथियार वगैरह हैं, जो भी चीज़ें इजराइल को आराम से अमेरिका प्रोवाइड करता रहता है और जो है वो उस पर करता है। ईरान भी यहाँ कम नहीं है, ईरान ने भी अपने कुछ जो है संगठन, कुछ देशों में अपने संगठन या अपने समर्थित कुछ आतंकवादी संगठन बना के बिठाए हैं। कौन कौन से, यहाँ सीरिया ऑलरेडी है ही, उसका सीरिया के जस्ट बगल में एक देश है लेबनान, लेबनान में भी हिजबुल्लाह नामक जो संगठन है वो ईरान समर्थित है, वो इजराइल का कट्टर विरोधी है। तो जैसे अभी ईरान ने 200 मिसाइलें दागी इजराइल पर, हिजबुल्लाह ने भी दागी, हिजबुल्लाह भी साथ साथ कर रहा है। हमास आपको बताया ऑलरेडी हमास इजराइल जो चल रहा है, हमास भी ईरान समर्थित है। साथ में एक यहाँ यमन देश है, यमन देश में हूती विद्रोही है, वो ये हूती विद्रोही भी इस ईरान के ही बच्चे और ईरान को ही ये पूरा कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पूरा जो युद्ध है अगर लंबा खिंचता है, अगर इजराइल काउंटर अटैक करता है तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है। देखो, यहाँ जो वैश्विक लीडर्स है, चाहे UK के प्रधानमंत्री हो, चाहे आपके कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, इन सब ने यही कहा कि भैया जो भी घटना घटित हुई है वो बहुत ही दुखद है और बहुत ही चिंतनीय, हम इस पर विचार कर रहे हैं। भारत का किसके प्रति जो है वो होगा, भारत किसके साथ खड़ा होगा, तो ये देखने वाली बात है। हालांकि हम आपको बता दें कि भारत दोनों के साथ ही है, क्योंकि देखो हमारे इंटरेस्ट जो है कहीं ना कहीं ईरान में भी ऑलरेडी है। ईरान में चाबार बंदरगाह हम डेवलप कर रहे हैं, और ज़्यादातर जो तेल हम आयात करते हैं वो इसी रीजन से करते हैं, ईरान से हम खूब तेल का आयात करते हैं। तो इस वजह से देखा जाए तो ईरान हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इजराइल भी कहीं ना कहीं भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इजराइल भी भारत को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ कहीं ना कहीं बीच का रास्ता ही अपनाएंगे। और हमारे जो विदेश मंत्री S जयशंकर उन्होंने बयान जारी भी कर दिया है कि भैया हम इस घटना को लेकर के बहुत ही चिंतित हैं और हम यही अपील करेंगे कि शांति और सौहार्द बना रहे। तो अगर पूरे रीजन की बात करें तो अभी
आप भी देख रहे होंगे कुछ 1-1.5-2 साल से एक बहुत विचित्र घटनाएं हो रही हैं। जैसे अभी यूएस रसिया यूक्रेन युद्ध अभी चल ही रहा है, हमास इजराइल युद्ध चल ही रहा है, हूती विद्रोहियों का अभी हमने कुछ देर पहले दिन एक एपिसोड बनाया भी था, उसमें भी कुछ चल ही रहा है। एक घटना एक है हुई, इसको लेकर बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि देखो भारतीयों का यहाँ ऑलरेडी हित है। यहाँ चाबहार पोर्ट हम डेवलप कर रहे हैं, चाबहार पोर्ट के माध्यम से अफगानिस्तान होते हुए हम कहाँ जाएंगे, मध्य एशिया जाएंगे। पूरा जो तेल है, तेल भी हम यहीं से आयात करते हैं। एक मोस्टली तेल का जो भंडार है वो हम यहीं से आयात करते हैं, क्योंकि हमसे हमारे नज़दीक है, सबसे नज़दीक है। अगर खाड़ी युद्ध होता है तो यहाँ बहुत सारे भारतीय लोग भी काम कर रहे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं क्षति होगी, नुकसान होगा ना। तो ये युद्ध कहीं ना कहीं भारतीय परिप्रेक्ष्य से या पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य से बहुत ही बुरा होने वाला है, खतरनाक होने वाला है। तेल की प्राइसेस एकदम बढ़ जाएंगी। अभी जो तेल 100 रुपये किलो मिल रहा है वो इस युद्ध को बढ़ने से 150-200 भी पहुंच सकता है। इसमें भी कोई दिक्कत, कोई भी आश्चर्य की बात नहीं होगी। और अगर इतनी तेल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो आप ये मान लीजिए कि महंगाई 7वें आसमान पर होगी। अभी ईरान, क्योंकि देखो मैं आपको बता चुका हूँ, ये यमन हो गया, ये आपका ईरान यहाँ पर है। ये आपकी हरमुज जल संधि है, ठीक है। हरमुज जल संधि के माध्यम से अरब सागर से होते हुए और हरमुज जल संधि के माध्यम से आप जो है कुवैत, इराक, ईरान का जो भी तेल भंडार है वो यहीं इसी परिवहन के माध्यम से पूरी दुनिया को सप्लाई होता है, ठीक है। ये यमन है, ये बाब अल मंदाब की जल संधि है। इसके माध्यम से अरब सागर होते हुए हम सीधे लाल सागर से सुएज नहर के माध्यम से जो है आपका यूरोप जाते हैं, और यूरोप की जो कनेक्टिविटी है वो यहीं से है। ईरान का मानना यह है कि अगर ये युद्ध बढ़ता है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो यही विचार कर रहे हैं कि अगर ये युद्ध बढ़ता है तो आप ही मान लीजिए ईरान इसको ब्लॉक करेगा। किसके माध्यम से, क्योंकि यमन में कौन है, हूती विद्रोही है। हूती विद्रोही बच्ची हैं किसके, ईरान के। इसको ब्लॉक करवाएगा और ये इसको ब्लॉक तो वो खुद ही कर देगा। अगर ये दोनों सी रास्ता ब्लॉक होते हैं तो ये मान लीजिए पूरी दुनिया में जो खाद्य सप्लाई है, वस्तुओं की सप्लाई है, वो एकदम हाहाकार मच जाएगा। ये घटना बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ही विचार करने वाली है। तो हम तो सलाह यही देंगे, बाकी जो हमारी भारत सरकार है वो भी कहीं ना कहीं इसको लेकर काफ़ी चिंतित है, वो भी विचार कर रही है। तो अब इजराइल को कैसे रोकना है, क्योंकि इजराइल अपने आप में रुकेगा तो नहीं भैया, वहाँ भी जो बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ भी एक माहौल बन रहा है। तो वो भी नहीं चाहेंगे कि जब जो उनकी जनता है उनको लेकर जनता के खिलाफ उनका नेगेटिव गलत जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने आपको एक राष्ट्रवादी लीडर्स के रूप में प्रेजेंट करेंगे। तो उसको लेके कहीं ना कहीं वो चुप तो नहीं बैठेंगे, वो फाइनली अटैक जरूर करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो उसको लेके अगर अटैक दोबारा होता है तो हम दूसरा सेशन आपके लिए जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो जितने भी साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।